हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डाइजेशन के लिए क्या क्या सीक्वेंस है पाथ ऑफ फूड के साथ साथ और कैसे डाइजेशन स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बेटा, एक चीज आपको क्लियर करके बताते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फूड। अगर मैं आपसे पूछूं कि फूड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है बेटा वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और अगर हम आपसे पूछें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, दूसरा जो कंपोनेंट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो होता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा प्रोटीन। और अगर हम प्रोटीन को लिखें तो यहां पर कह सकते हैं कि प्रोटीन का मतलब हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स, ओके। और यहां तीसरे कंपोनेंट में अगर बात की जाए बेटा तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा लिपिड, या फिर आप बात कर सकते हैं फैट्स के बारे में। और चौथा जो कंपोनेंट आता है वो आता है बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड्स की अगर बात करें तो इन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब सवाल ये कि आखिरकार डाइजेशन होता क्या है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि ये जितने भी आपने यहां पर लिखे हैं ये सब के सब जो हैं ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल हैं जिनको डायरेक्टली हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप बताओ ये कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस हो गए या नहीं हो गए, तो यहां पर ये जो है कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस बोले जाते हैं। यहां पर ये जो आएंगे ये आएंगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमें तोड़ना है सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म में। किसमें तोड़ना है, सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म में। और सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म का मतलब है जिसे हम आसानी से अब्सॉर्ब करा सकें। सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म में यही प्रोसीजर, यही जो टेक्निक है, यही जो कन्वर्जन है, दैट इज कॉल्ड द डाइजेशन। अब हमने कहा कि अगर डाइजेशन आपको करना है तो गारंटी है आप न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे सबसे पहले। किसमें बच्चों, एक एक करके देखते जाइए, यही पूरा का पूरा कंक्लूजन है, न्यूक्लियोटाइड्स में। और न्यूक्लियोटाइड्स को आप तोड़ेंगे न्यूक्लियोसाइड्स में, यहां पर न्यूक्लियोसाइड्स में। और न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ेंगे यहां पर पेंटोज शुगर और साथ में आएगा नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, अभी मैंने केवल इतना बात कहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ले जाना, यही एक स्टेप है पूरा का पूरा डाइजेशन। आपने कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ले जाना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन। आइए लिपिड या फैट की अगर बात करें बेटा तो आप इसे कह सकते हैं कि यहां पर ट्राइग्लिसराइड, यहां पर आएगा ट्राइग्लिसराइड्स। और ट्राइग्लिसराइड्स के बाद यहां पर आएगा डाई और मोनोग्लिसराइड्स, डाई और मोनोग्लिसराइड्स। और लास्ट जब ये टूटेगा तो ये बदल जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो याद रखिए यहां पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इज द सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म। ये दूसरी रिएक्शन, डाइजेशन का पूरा कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं बेटा। इन चार रिएक्शन के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो यहां पर अगर बात की जाए प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स को हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं बेटा यहां पर प्रोटीन्स, और वो भी पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स। और जिसमें आती हैं पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स, ये आ जाते हैं। और जब ये आते हैं तो हम इनको तोड़ते हैं डाइपेप्टाइड्स में। किस में तोड़ते हैं, डाइपेप्टाइड्स में। गौर से देखिए पूरा डाइजेशन का चैप्टर ये चार रिएक्शन रखता है बस। और डाइपेप्टाइड्स को अगर हम तोड़ देंगे तो ये आ जाते हैं सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म, मतलब एमिनो एसिड्स में। ओके, थर्ड रिएक्शन भी कंप्लीट।
नेक्स्ट आइए बच्चों, यहां पर कार्बोहाइड्रेट या फिर पॉलीसेकेराइड, और जिसका सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा बड़ा कंपोनेंट है क्या, स्टार्च। और आप जानते हैं यहां कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं डाइसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड को हम लोग तोड़ते हैं डाइसेकेराइड्स में। और डाइसेकेराइड्स की अगर बात करें तो अभी भी ये सिंपलर में नहीं टूटा है, और अब ये सिंपलर में टूटेगा बेटा, और इसे हम लोग तोड़ेंगे मोनोसेकेराइड्स। और अगर मैं आपसे पूछूं एग्जांपल, तो डाइसेकेराइड्स के अंदर आप बड़ी आसानी से लैक्टोज बोल सकते हैं, माल्टोज बोल सकते हैं, सुक्रोज बोल सकते हैं, ये सब के सब क्या आएंगे, डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंदर जो भी आएगा वो फाइनली ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज या फिर गैलेक्टोज, इन्हीं कंपोनेंट्स में जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल ओवरऑल फूड के जो कंपोनेंट हैं वो हैं क्या, बायोमैक्रोमोलिक्यूल, और उन्हीं का क्या होता है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्जन, दैट इज कॉल्ड द डाइजेशन। मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया कि पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड फैट और चौथा न्यूक्लिक एसिड, ये चार मेन कंपोनेंट आपके भोजन के अंदर होते हैं जिन्हें डाइजेशन करना होता है, जिन्हें तोड़ना होता है। अब हमने ये देख लिया कि तोड़ना है और किस फॉर्म में ले आना है, सिंपलर। तो आप बताओ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आए तो मोनोसेकेराइड, यहां एमिनो एसिड, यहां पर फैटी एसिड ग्लिसरॉल, यहां पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिक। अब सवाल ये कि यहां पर किस तरीके से, ये तो कंप्लीट हो गया डाइजेशन, लेकिन कौन इसको डाइजेशन, इसको तोड़ने के लिए यहां पर एंजाइम चाहिए, और अगर एंजाइम चाहिए तो ऑब्वियसली जूसेज चाहिए। और मैंने आपको यहां पर सबसे पहले एक पढ़ाया था, याद कीजिएगा, डाइजेस्टिव जूसेज, जिसे हम नाम देते थे डीजे। और डीजे के अंदर कौन कौन आएगा, सबसे पहले आएगा एसजे, फिर आएगा जीजे, फिर आएगा यहां पर बीजे, फिर आएगा पीजे, फिर आएगा आईजे। तो आप देखें यहां पर टोटल 5 जूसेस मैंने आपको बताए थे, सैलिवरी जूस, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। अब हमने ये कहा कि सबसे पहले यहां पर सैलिवरी जूस जो आता है वो बकल कैविटी में आता है, गैस्ट्रिक जूस जो जहां से रिलीज होगा वो रिलीज होगा स्टोमक के अंदर, और यहां बाइल जूस जो रिलीज होगा वो लीवर से रिलीज होगा, और पैंक्रियाटिक जूस जो है वो पैंक्रियास से रिलीज होगा, और यहां इंटेस्टाइन से रिलीज होगा बेटा कौन, इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस, बता चुके हैं आपको। अब जरा आप देखिएगा कि बक्कल कैविटी में होगा कौन, सैलिवरी जूस, और स्टोमक में होगा कौन, गैस्ट्रिक जूस, जबकि बीजे, पीजे और आईजे ये तीनों के तीनों रिलीज होंगे इन ड्यूडेनम, इन ड्यूडेनम, ये सब के सब ड्यूडेनम में रिलीज होते हैं। तो सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, क्योंकि पाथ ऑफ फूड आपको मालूम ही है। मैं आपको एक बार पाथ ऑफ फूड के बारे में बता देता हूं बेटा, देखिएगा। यहां पर अगर बात की जाए पाथ ऑफ फूड के बारे में, शॉर्ट में लेके चलेंगे। सबसे पहले अगर पूछा जाए तो आएगा माउथ, देखते जाइए, माउथ, और माउथ के बाद यहां पर आएगा बक्कल कैविटी बोलिए या फिर ओरल कैविटी बोलिए। यहां के बाद जस्ट आ जाता है बच्चों फेरिंग्स, देखते जाना भाई, फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर हेड, ट्रैकिया, विंड पाइप और फूड पाइप, दोनों के लिए ये कॉमन जंक्शन है। यहां से 2 रास्ते निकल के जाते हैं, एक रास्ता तो जाता है यहां पर ट्रैकिया के लिए, और ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं। दूसरा रास्ता निकल के जाता है बच्चों यहां पर ईसोफेगस के लिए, और ईसोफेगस जो है वो फूड पाइप कहलाता है, यहां पर फूड पाइप होगा। शॉर्ट में लेके चलेंगे, हमने ये कहा कि ट्रैकिया या विंड पाइप के ऊपर यहां पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस।
जो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है और swallowing के दौरान वो उसे ढक लेता है ताकि लंग्स में या विंड पाइप में कोई भी खाने का टुकड़ा ना जाए। नेक्स्ट आते हैं ईसोफेगस। अब हमने कहा कि जो ट्रैकिया की ओपनिंग है, ट्रैकिया की ओपनिंग जो है उसे क्या बोलोगे आप? ग्लॉटिस। क्या बोलोगे? ग्लॉटिस। और ईसोफेगस की ओपनिंग क्या होगी? गले। ठीक है, हमारा काम है फूड को आगे लेके चलना है क्योंकि पाथ ऑफ फूड पढ़ रहे हैं हम, तो हम कहेंगे ईसोफेगस और फूड पाइप से यहां पर जस्ट आएगा और यहां गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर आ जाएगा और यहां से ये स्टोमक में आएगा और यहां से ये स्टोमक में आ जाएगा। स्टमक के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले आएगा कार्डियक, फिर इसीलिए इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। कार्डियक आएगा, फिर फंडिक आएगा, फिर पाइलोरिक आएगा और जे शेप्ड का स्ट्रक्चर स्टमक होता है। रिकॉल भी करते चलिए। और यहां पर अब फूड आगे ऐसे ही बढ़ रहा है और स्टमक के बाद यहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर आ जाएगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा जिसमें ड्यूडेनम, जिसमें जेजेनम, जिसमें इलियम, ये सीक्वेंस आएगा, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। तो यहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ये ड्यूडेनम में पहुंचेगा, ड्यूडेनम से जेजेनम में, जेजेनम से इलियम में और यहां पर बच्चों अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और यहां लगता है इलियोसिकल वॉल्व। और इलियोसिकल वॉल्व का काम क्या है? बैकफ्लो को प्रिवेंट करना। तो यहां पर ये काम क्या करता है? प्रिवेंट बैक फ्लो। क्या काम करेगा बताइए? प्रिवेंट बैक फ्लो। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर बच्चों, ये जो आया लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें सबसे पहले आता है सीकम और सीकम के बाद कौन आएगा? कॉलन। यहां पर आएगा सीकम, फिर कौन आएगा? कॉलन। और कॉलन के बाद यहां पर आप देखेंगे कॉलन में भी सबसे पहले जो आएगा कॉलन में वो आएगा असेंडिंग, फिर आएगा ट्रांसवर्स, फिर आएगा डिसेंडिंग और इसके बाद कॉलन के बाद ये आ जाता है रेक्टम। कॉलन के बाद आएगा रेक्टम और रेक्टम के बाद आएगा एनस। रेक्टम के बाद आएगा एनाल कैनाल और एनाल कैनाल के बाद आ जाएगा एनस। तो आप देख सकते हैं यहां माउथ से लेके एनस तक का पूरा पाथ ऑफ फूड मैंने बता दिया है। ये एक अलग रास्ता है जिसे मैंने आपको, ये विंड पाइप है तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है। यहां पर एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है या अनएब्सॉर्ब्ड फूड है उसे बाहर निकालना, उसे बाहर इजेक्शन करना, दैट इज कॉल्ड द डेफिकेशन। क्या बोलते हैं? डेफिकेशन। तो इसे इजेक्शन ऑफ द फीसेस इज कॉल्ड आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डेफिकेशन। तो बच्चों पाथ ऑफ फूड पता चल गया आपको। यहां पर चारों रिएक्शन, यही पूरा चारों रिएक्शन अगर आपको अच्छे से याद है तो यही है डाइजेशन और इसी का होना है एब्जॉर्प्शन। 2 ही तो टॉपिक हैं। पाथ ऑफ फूड मैंने बता दिया, फूड जैसे जैसे गुजरेगा इससे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, देखिए एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड और एसोसिएटेड एडीजी, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड का सेक्रीशन क्या होगा? डाइजेस्टिव जूस। और आप देखिए यहां पर सैलिवरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करेगी क्या? सैलिवरी जूस। यहां गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करेगी? गैस्ट्रिक जूस। लीवर क्या रिलीज करेगा? बाइल जूस। पैंक्रियास क्या रिलीज करेगा? पैंक्रियाटिक जूस। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज करेंगी इंटेस्टाइनल जूस जिसका नाम सक्कस इंटेरिकस भी कहा जाता है। अब इनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बहुत डिटेल में और अच्छे से डाइजेशन के रोल में पढ़ लिया है, तो दोबारा से मैं नहीं इसे बताऊंगा और जिन्हें कंफ्यूजन हो वो पहले पिछला वीडियो जरूर देखें बेटा। जब तक ये जूसेस और ये ग्लैंड्स क्लियर नहीं होंगी तब तक आपको ये रिएक्शन नहीं नजर आएगी, नहीं अच्छे से पता चलेगी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले यहां कार्बोहाइड्रेट की या स्टार्च की, पॉलीसैकेराइड की। तो हम सबसे पहले ये कहेंगे
कि यहां से दो पोर्शन निकलते हैं, एक तो 30% जो है और दूसरा आता है 70%, 30% और 70%। 30% जो है वो करता है सैलिवरी एमाइलेज या फिर हम लोग इसे बोलते हैं टाइलिन, और ये होता है इन बकल कैविटी, इसका डाइजेशन होगा। और या जो माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा बेटा, जो माल्टोज में स्टार्च को कन्वर्ट करेगा। 70% जो है वो करेगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ध्यान रखिएगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज कहां करेगा? इन ड्यूडेनम, ये करेगा ड्यूडेनम, ठीक है। अब बात ये आई कि यहां पर आएगा सबसे पहले कौन? सैलिवरी जूस। यहां पर कौन आएगा? पैंक्रियाटिक जूस। तो पहले सैलिवरी जूस और देन पैंक्रियाटिक जूस, और 70-30 पूरी तरीके से 100% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है और डाइसैकेराइड में बदल जाता है। मैंने ये बात आपको पहले भी बता रखी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। पहले आएगा, सबसे पहले कौन आएगा? सैलिवरी जूस बकल कैविटी में, फिर कौन आएगा? यहां पर पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम। मतलब यहां बकल कैविटी के बाद स्टोमक में कोई डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कभी नहीं होता है, इसोफेगस में होता ही नहीं है, इसलिए ध्यान रखें बकल कैविटी और यहां पर ड्यूडेनम। कंप्लीट हो गया कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट पे पैंक्रियाटिक जूस आया, पैंक्रियाटिक जूस के बाद एंड प्रोडक्ट ये बना, और बच्चों पैंक्रियाटिक जूस के एंड प्रोडक्ट पर ही तो काम करता है इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस आ जाएगा यहां पर। और इंटेस्टाइनल जूस का कौन सा पार्ट आएगा? तो आप कह सकते हैं डाइसैकेराइडेजेज। मैं नाम बोल रहा हूं, लिखने से अच्छा है कि आप याद रखें डाइसैकेराइडेजेज। जैसे अगर लैक्टोज है तो लैक्टेज आएगा, सुक्रोज है तो सुक्रेज आएगा, और अगर माल्टोज है तो माल्टेज आएगा, और यहां पर अगर माल्टोज है तो ग्लूकोज, लैक्टोज है तो ग्लूकोज गैलेक्टोज, और अगर सुक्रोज है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज। एक सिंगल रिएक्शन में पहले सैलिवरी जूस, फिर पैंक्रियाटिक जूस, फिर इंटेस्टाइनल जूस, और पूरे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट केवल 2 जगहों पर होता है। 3 जूसेस लगते हैं, तो 2 जगह कहां कहां? एक तो बकल कैविटी में और दूसरा ड्यूडेनम में। यहां पर सैलिवरी एमाइलेज, यहां पर पैंक्रियाटिक एमाइलेज, यहां पर सैलिवरी जूस, यहां पर पैंक्रियाटिक जूस, और यहां पर ये पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड, देन एंड प्रोडक्ट ऑफ द पीजे पे आईजे आता है। नाम हम पढ़ा चुके हैं। तो तीनों लैक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज रिस्पेक्टिवली करेस्पॉन्डिंग एंड प्रोडक्ट पे लग के ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइट। आप बहुत उलझते हैं, एनसीईआरटी की लाइनों में जगह जगह टुकड़े टुकड़े में दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ एक रिएक्शन यहां पर कार्बोहाइड्रेट की। 3 जूसेस लगेंगे। कौन सा जूस नहीं लगा? बाइल जूस लग ही नहीं सकता, कोई एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिक जूस कभी वो अपने लाइपेज को एसिडिक मीडियम में एक्टिव करा नहीं पाएगा। तो आप कहेंगे कि यहां पर सर ये जो यहां सैलिवरी जूस काम करता है वो तो pH 6.8 पे काम करता है श्योरली। यहां पर पैंक्रियाटिक जूस सर जो काम करता है वो 7.4 पे काम करता है, बिल्कुल। और यहां पर इंटेस्टाइनल जूस जो काम करता है वो 7.8 पर काम करता है। तो पीएच भी कंप्लीट हो गई। अगला नेक्स्ट आइए, हो गया डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया बेटा, कुछ भी बचता नहीं है। नेक्स्ट आइए, तो बकल कैविटी आपको एक पता होना चाहिए, यहां कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, और नेक्स्ट आएगा कहां पर? ड्यूडेनम में। तो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, प्रोटीन्स के बारे में बात करें तो पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड के लिए सबसे पहले यहां पर आएगा बेटा, ओरल कैविटी में बिल्कुल नहीं होता है, तो यहां पर आएगा कौन? जीजे। कौन आएगा? जीजे। और जीजे के लिए 2 आएंगे, एक तो पेप्सिन आएगा और एक आएगा रेनिन। एक आएगा पेप्सिन और एक आएगा रेनिन। लेकिन रेनिन के बारे में आप जानते हैं कि यहां पर कभी भी एडल्ट में नहीं प्रेजेंट होगा, हमेशा इन्फेंट के
गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होगा, जो कि हमेशा रिलीज होता है और मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो हम कहेंगे गैस्ट्रिक जूस, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। गैस्ट्रिक जूस कहां पर? इन स्टमक। गैस्ट्रिक जूस कहां पर बच्चों? इन स्टमक। हिंट में समझ जाइए, स्टमक। गैस्ट्रिक वर्ड किसके लिए? स्टमक के लिए। पेप्सिन लग जाएगा। और यहां पीएच जो होगी बच्चों वो 1.8 पीएच पर ये काम करता है। म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक चीफ सेल, ऑक्जेंटिक पेराइटल सेल, म्यूकस नेक सेल म्यूकस रिलीज करेंगी। प्रो एंजाइम या इनएक्टिव एंजाइम जिसे पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन कहा जाता है, ये दो एंजाइम रिलीज करेंगी। पेप्टिक या चीफ सेल जो कि इनएक्टिव होंगे, HCl इज रिलीज्ड बाय द ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल, और इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन ये भी रिलीज होता है ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल से। और आप जानते हैं कि HCl जो है वो इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है, मतलब पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में। रेनिन एंजाइम हमेशा, एक तो रेनिन एंजाइम होता है, एक रेनिन हार्मोन होता है। हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा है जेजी सेल्स ऑफ किडनी के थ्रू, और यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं रेनिन एंजाइम, जो कि ध्यान रखिएगा मैमल्स के एडल्ट में अब्सेंट होता है, जबकि इन्फेंट में, ह्यूमन के इन्फेंट में अगर बात की जाए तो उसके गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होगा और वो मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहां पर पेप्सिनोजेन पेप्सिन में और 1.8 पीएच पर काम करेगा। स्टमक के अंदर मतलब बक्कल कैविटी में कोई भी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जो डाइजेशन होगा वो पेप्सिन करेगा, एडल्ट में करेगा, और रेनिन जो है वो स्टमक ऑफ द गैस्ट्रिक जूस जो इन्फेंट का होगा उसमें आता है। तो हम लोग एडल्ट की अगर बात कर रहे हैं तो केवल पेप्सिन लिखेंगे। पेप्सिनोजेन से पेप्सिन कैसे बना, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब आ जाएगा पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स। और जीजे के बाद, स्टोमक के बाद अगला, अब ये बढ़ेगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, स्टोमक के बाद ये ड्यूडेनम में ही पहुंचेगा, और ड्यूडेनम में पहुंचेगा तो एक श्योर बात है वहां पर बीजे मिलेगा, और बीजे मिलेगा तो बीजे में कोई एंजाइम होता ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि डायरेक्ट यहां पर काम करेगा बेटा कौन? पीजे। और पीजे का पीएच क्या होगा? 7.4। और यहां पीजे जो है, पीजे का एंजाइम का नाम आपको बताना है, वो आप बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजे, और पीजे इन कहां? ड्यूडेनम। पीजे इन ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम में। और अगर एंजाइम की बात करें बच्चों तो सबसे पहले यहां पर आता है ट्रिप्सिन। कौन आएगा? ट्रिप्सिन। दूसरा आता है काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आएगा, काइमोट्रिप्सिन आएगा, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आएगा। कौन आएगा? कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस ये आएगा। तो आप ये कहेंगे कि ये तो तीनों इनएक्टिव होते थे पहले। हाँ, मैं आपको रिकॉल कर दूं कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज 3 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते थे, जिसे ट्रिप्सिनोजेन को हम लोग इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एक एंजाइम आता था इंटेरोकाइनेज, जो एक्टिव कराता था ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन बाकी सारे एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस को, चाहे वो काइमोट्रिप्सिनोजेन हो उसको काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो उसको कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट करके एक्टिव बनाता था, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट कर देते थे डाइपेप्टाइड्स में। और पीजे के बाद अगला जीजे, जीजे के बाद क्या आ गया? पीजे। और पीजे के एंड प्रोडक्ट पर हमेशा काम करता है बेटा आईजे, और आईजे भी कहां पर काम करेगा? ड्यूडेनम में। तो आप ये कहेंगे आईजे का पीएच क्या होगा? 7.8 होगा। सब पढ़ा चुके हैं। एंजाइम का नाम आपको बताना है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से बता सकते हैं। डाइपेप्टाइड्स को तोड़ने वाला जो आएगा वो आएगा डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेजेस। क्या नाम देंगे? डाइपेप्टाइडेज। आप देखिए 4 रिएक्शन, पूरा डाइजेशन कंप्लीट, केवल 5 जूसेज और उनका सीक्वेंस, पूरा डाइजेशन कंप्लीट, पाथ ऑफ फूड क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एनसीईआरटी आपके बिल्कुल कब्जे में होगी बेटा। तो आप शॉर्ट में चीजों को पढ़िए, वो ज्यादा बेहतर है। देखें क्लियर होगा। देखें डाइपेप्टाइडेजेस खत्म हो गया, और यहां पर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म एमिनो एसिड आ गया, जिसका हम एब्जॉर्प्शन आगे करा देंगे।
नेक्स्ट आइए, लिपिड और फैट की अगर बात की जाए तो बकल कैविटी में तो कुछ होना नहीं है, इसोफेगस में कुछ होना नहीं है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज तो होता है, लेकिन वो एसिडिक मीडियम होने के नाते कभी भी किसी हाल में एक्टिव नहीं होता है। इसका मतलब स्टमक में भी कोई डाइजेशन नहीं होगा। तो डायरेक्ट यहां पर आएगा पीजे, पीजे और पीजे इन ड्यूडेनम, पीजे इन ड्यूडेनम। कहां पर? ड्यूडेनम में। और यहां पर 7.4 pH पर ये काम करता है। अब सवाल ये कि इसका नाम क्या होगा एंजाइम का? आप सब जानते हैं बेटा, पैंक्रियाटिक लाइपेज। क्या नाम होगा? पैंक्रियाटिक लाइपेज। सर इसे एक्टिवेट कौन करेगा? या गैस्ट्रिक लाइपेज जो होगा वो भी खाने के साथ जब आएगा तो उसे एक्टिवेट कौन करेगा? बाइल जूस। बाइल जूस का एक काम होता है एक्टिवेट द लाइपेजेस। तो आप बताएं, यहां पर आएगा पैंक्रियाटिक लाइपेज, देन ट्राइग्लिसराइड और फिर डाई या मोनोग्लिसराइड। यहां पर भी क्या आएगा? पैंक्रियाटिक लाइपेज। क्या बोलेंगे? पैंक्रियाटिक लाइपेजेस। यही तोड़ेगा। अब बात आई डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड। इसके बाद अब यहां भी पीजे, यहां भी पीजे, सेम यहां तक, मतलब लिपिड और फैट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा डाई या मोनोग्लिसराइड में। ये पूरा पीजे कर देगा ड्यूडेनम के अंदर। अब वहीं पर हमें सिंपलर फॉर्म में भी करना है तो हम लिखेंगे यहां आईजे। क्या लिखेंगे? आईजे। और आईजे कहां पर आएगा बच्चों? ड्यूडेनम में। आईजे ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में आईजे जो आएगा वो किस पीएच पर काम करेगा? 7.8 पीएच पर काम करेगा। नाम आप बता सकते हैं क्या? हाँ, इंटेस्टाइनल लाइपेज। क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल लाइपेज। यहां पर बोलेंगे इंटेस्टाइनल लाइपेजेस। और इसी, अब आप देखिए यहां पर जीजे नहीं आया। जीजे का गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो यहां आके पैंक्रियाटिक लाइपेज के साथ काम कर सकता है, लेकिन वो कभी भी स्टमक में काम नहीं करेगा क्योंकि वहां पर हाईली एसिडिक मीडियम होता है। नेक्स्ट आइए बेटा, यहां न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, न्यूक्लिक एसिड का डायरेक्ट अगर बात किया जाए बेटा तो यहां पर हम लोग बात करेंगे पीजे और पीजे इन ड्यूडेनम, पीजे इन ड्यूडेनम। और पीजे की बात करें तो 7.4 pH होगा। ठीक है। और यहां पर जो एंजाइम आएगा वो आएगा न्यूक्लिएजेस। क्या आएगा? न्यूक्लिएजेस। ओके। न्यूक्लिएजेस के बाद अगला जो एंजाइम आता है वो आता है न्यूक्लियोटाइडेसेस, न्यूक्लियोटाइडेसेस। और यहां आता है न्यूक्लियोसाइडेसेस। और अगर बात की जाए तो यहां पर न्यूक्लियोटाइडेज कई बार यहां से टूट के ये यहां तक पहुंच जाता है। बेसिकली यहां पर लगता है आईजे। क्या लगेगा? आईजे। यहां पर भी क्या लगेगा बच्चों? आईजे। तो आप बताओ, आईजे इन ड्यूडेनम बोल सकते हैं भाई, आईजे इन ड्यूडेनम और आईजे इन ड्यूडेनम। तो मेनली आपको ध्यान रखना है यही। हाँ, थोड़ा बहुत पोर्शन पैंक्रियाटिक जूस का भी न्यूक्लियस है, इसे फाइनली न्यूक्लियोसाइड तक तोड़ देता है। तो ध्यान रखें यहां पर कई बार, और यहां पर बोल सकते हैं पीजे, पीजे एंड आईजे इन ड्यूडेनम, दोनों बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर केवल आईजे ही आएगा। तो अब आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि फूड का कंपोनेंट, उसका प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन और उसका पाथ ऑफ फूड और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, रिस्पेक्टेड करस्पॉन्डिंग जूसेस रिस्पेक्टिवली, और साथ में उन जूसेस का क्या सीक्वेंस होगा। और यही 4 रिएक्शन पूरी की पूरी डाइजेशन बताती हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा कि डाइजेशन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल। तो डाइजेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल या फिर बायोकेमिकल। बात ये कि जो मैकेनिकल डाइजेशन है, मैकेनिकल का मतलब है कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो मैकेनिकल जो होता है उसमें अगर पूछा जाए तो एक तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड आता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड इसमें आएगा,
और मैस्टिकेशन का मतलब होता है खाने को चबाना, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना। दूसरा आता है फैसिलिटेशन ऑफ स्वैलोइंग। यहां पर फैसिलिटेशन ऑफ स्वैलोइंग, स्वैलोइंग का हिंदी होता है बेटा निगलना, निगलना। और निगलना को ही हम लोग बोलते हैं क्या, लीलना, तो इसे ही बोलते हैं निगलना। और स्वैलोइंग का ही एक नाम बड़ा टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ध्यान रखिएगा, डीग्लूटिशन। क्या बोलेंगे, डीग्लूटिशन या स्वैलोइंग। अब बात ये आई कि इन दोनों के अंदर यहां पर मदद करता है सलाइवरी म्यूकस, सलाइवरी म्यूकस। और सलाइवरी म्यूकस का काम होता है लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन प्लस एडहेरिंग फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स। और जब यहां पर लुब्रिकेशन मतलब म्यूकस, यहां पर सलाइवरी म्यूकस मिल जाता है। और देखिए जैसे रोटी का एक टुकड़ा आपने तोड़ा, उसे आपने माउथ के थ्रू इंटर कराया बकल कैविटी में, तो उस बड़े टुकड़े को सबसे पहले छोटे टुकड़े में आप टीथ से, टंग से यहां पर लगातार रोटेट करके मैस्टिकेशन जो होगा उसमें हेल्प करता है। एक तो आपका क्या टीथ, और दूसरा क्या टंग, और एक तो क्या जॉ। ये सब टीथ, टंग, जॉ, ये सब के सब मिलके उस बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करते हैं और साथ के साथ सलाइवरी म्यूकस को मिक्स करते हैं। तो आपने देखा होगा मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल लुब्रिकेट होने के साथ साथ आपस में चिपकने लगते हैं। और यहां पर अगर बोला जाए तो फूड प्लस सलाइवरी म्यूकस, फूड प्लस सलाइवरी म्यूकस, इसके साथ ये बना देता है बोलस। क्या बनाएगा, बोलस। यहां पर अंदर जो ओरल कैविटी में स्ट्रक्चर बन जाता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बड़े टुकड़े को तोड़ के या दांत के थ्रू, टंग के थ्रू, जॉ के थ्रू उसे लगातार मैस्टिकेट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसे लगातार चबा चबा के छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ लुब्रिकेशन और एडहेरिंग करके एक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलस कहते हैं। और चिपचिपा या म्यूकस से वो लिपटा हुआ इसलिए होता है ताकि आगे उसे फिसलने में आसानी हो और आसानी से वो तेजी से पास आउट हो सके। तो इसी वजह से यहां पर जो स्ट्रक्चर बना बोलस, वो कहां बना बेटा, बोलस इन बकल कैविटी, बोलस इन बकल कैविटी बन गया भाई। अब बकल कैविटी के बाद यही बोलस कहां जाएगा भाई, फेरिंग्स में। यही बोलस कहां जाएगा, फेरिंग्स में पहुंच गया। अब फेरिंग्स के बाद यहां पर ये पहुंचेगा कहां पर, ईसोफेगस में। कहां पर पहुंचेगा, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में पहुंचने के लिए इसे ओपनिंग तो रखनी पड़ेगी, और ओपनिंग जो होगी वो कौन सी होगी, गलत। तो आप देखते जाइए, यहां पर सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन चल रहा है। मैकेनिकल में कोई एंजाइम की जरूरत नहीं है, टीथ लगेगा, जॉ लगेगा, टंग लगेगा, इसकी मदद से बड़े फूड के पार्टिकल को छोटे फूड पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाएगा चबा चबा के। और इससे स्वैलोइंग या निगलने में या लीलने में, डिग्लूटिशन में, यहां वर्ड याद रखिएगा, डिग्लूटिशन में बहुत आराम रहेगा। डिग्लूटिशन या स्वैलोइंग में आराम रहे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सलाइवरी जूस का आता है, सलाइवरी म्यूकस, जो क्या करता है उसे चिपचिपा बनाता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स को सबको एक साथ जोड़ता है। और जब ऐसा कर देता है तो यहां पर बन जाता है बोलस। कहां बनता है, बकल कैविटी में। बोलस आगे बढ़ेगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से यहां फूड पाइप ईसोफेगस के लिए बढ़ेगा और ये गलेट के थ्रू होता हुआ ईसोफेगस में चला जाता है। फिर क्या होगा, ईसोफेगस के बाद अगर पूछा जाए तो ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर से होते हुए कहां इंटर कर जाएगा, डायरेक्टली ये यहां से स्टोमक में इंटर कर जाता है। यहां पर ये इंटर कर जाएगा कहां पर, स्टोमक में। और स्टोमक के कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक 3 पार्ट हैं, लेकिन
बच्चों अगर आपको मालूम हो तो यहां पर ईसोफेगस से स्टोमक तक जाने तक यहां इन ईसोफेगस मूवमेंट ऑफ बोलस कैसे होगा, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब यहां पर जो है सक्सेसिव मस्कुलर कंट्रैक्शन होंगे। कैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अगर बात किया जाए तो इस तरीके से देखिएगा, जैसे ऊपर यहां पर बोलस है तो इसको इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो बोलस नीचे आया, फिर इसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया, इसे रिलैक्स किया गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। याद है आपको लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर हर तरह की मसल ईसोफेगस में या एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती हैं, जबकि एक्स्ट्रा एडिशनल मसल्स जो हैं वो स्टोमक के अंदर ऑब्लिक मसल के नाम से जानी जाती हैं। तो आइए बात करते हैं, अगर ईसोफेगस के अंदर बात की जाए तो यहां पर सक्सेसिव वेवी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, सक्सेसिव वेवी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहां ईसोफेगस में होगा, और इस सक्सेसिव वेवी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को ही हम लोग नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्सिस। क्या बोला जाएगा, पेरिस्टाल्सिस। याद रखिएगा, तो हमने कहा सक्सेसिव वेवी मस्कुलर, मतलब समझ गए होंगे, सक्सेसिव वेवी मतलब इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन। तो आप बताओ, आप जब निकलते हो तो आप देखते होगे उस मूवमेंट को, आप नजर भी कर सकते हैं भाई, देख भी सकते हैं आसानी से। तो यहां पर बोलस बना, सबसे पहले आपने एक टुकड़ा रोटी का तोड़ के खाया, उसको तोड़ के दांत से, टंग से और जबड़े की मदद से बार बार घुमा के उसे छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया गया और सैलिवरी म्यूकस मिला के लुब्रिकेट और एडहेयर कर दिया गया। सैलिवरी म्यूकस जब मिल गया तो वो चिपक गया आपस में और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बोलस, जिससे स्वेलोइंग या निगलने या लीलने में बड़ी आसानी होगी। अब ये बोलस बढ़ेगा किधर, फेरिंक्स की तरफ, फेरिंक्स के गलेट पे, गलेट से ईसोफेगस में, और ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है, और अगर लॉन्ग ट्यूब है तो उसमें होता है सक्सेसिव वेवी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, और दैट इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू लगातार ईसोफेगस से स्टमक में पहुंचेगा, और जब ये पहुंचेगा तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर को पार करता हुआ इसके माध्यम से ये सबसे पहले पहुंचता है बेटा, सबसे पहले पहोंचेगा किसमें, कार्डियक पार्ट में, फिर पहुंचेगा फंडिक पार्ट में, और फिर पहुंचेगा पाइलोरिक पार्ट में, और यही होता है क्या, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द स्टमक इन एब्डोमिनल कैविटी अपर लेफ्ट साइड। तो ये सब मैंने पहले ही पढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से अब डाइजेशन हो रहा है। अब आप कहेंगे सर बकल कैविटी के अंदर बोलस में किसका डाइजेशन 30% स्टार्च या पॉलीसेकेराइड का हो गया, यहां पर सैलिवरी जूस रिलीज हो गया, लाइसोजाइम मिल गया आपको ताकि वो एंटीबैक्टीरियल है, इसके अलावा Na+K+Cl- बाइकार्बोनेट आयन वो भी मिल गए, और यहां पर जितने भी यहां पर आएंगे, कोई भी एंजाइम अभी तक हमने नहीं बताया है, बस हमने केवल मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में बताया, लेकिन होता तो है केमिकल, तो केमिकल वाले में अभी हम बात करेंगे। तो हमने कहा कि यहां तक तो पहुंच गया स्टमक तक, ठीक है। अब बताइए अगर यहां केमिकल की बात करें बेटा या बायोकेमिकल की बात करें तो इनिशिएशन इन बकल कैविटी, इनिशिएशन इन बकल कैविटी, बकल कैविटी में ही इनिशिएशन होता है, और कैसे होता है 30% स्टार्च, और 30% स्टार्च जो है यहां पर सैलिवरी एमाइलेज, और सैलिवरी एमाइलेज 6.8 pH पर लग गया, और जैसे ही एंजाइम लगा आप समझ गए कि यहां पर सैलिवरी जूस जरूर आया होगा, और सैलिवरी जूस के आते ही केमिकल डाइजेशन हो जाएगा, और सैलिवरी जूस में सैलिवरी एमाइलेज तो है ही है, साथ में लाइसोजाइम है, और लाइसोजाइम प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से, एंटीबैक्टीरियल है। तो आप बताओ केमिकल है, केमिकल डाइजेशन शुरू हो गया, और यहां पर ये बदल देता है बच्चों किसमें, माल्टोज में। तो ये रिएक्शन तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। इसका मतलब बकल कैविटी के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है और केमिकल डाइजेशन भी होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अब मैकेनिकल का मतलब क्या है, कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा। मैकेनिकल का मतलब ये है कि नो एंजाइम इन्वॉल्व, नो एंजाइम
इन्वॉल्व, कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा। केमिकल में एंजाइम का इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो आप बताइए बक्कल कैविटी की अगर बात करें बच्चों, तो आप देखें यहां पर आप कह सकते हैं कि बक्कल कैविटी में, इन बक्कल कैविटी बोथ केमिकल और मैकेनिकल, बोथ मैकेनिकल प्लस केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल प्लस केमिकल डाइजेशन। अब हम इसके बाद यहां पर अब शुरू करेंगे, इसके बाद स्टमक, और स्टमक में क्या होगा, फूड आया और स्टमक में फूड आने के बाद यहां पर स्टोरेज होगा, यहां पर स्टमक में फूड स्टोरेज और फूड स्टोरेज होगा 4 से 5 घंटे के लिए, 4 से 5 घंटे के लिए यहां फूड को स्टोर किया जाएगा। और मिक्सिंग ऑफ द एसिडिक एंड गैस्ट्रिक जूस बाय द चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग का मतलब लगातार पेट की जो मसल्स हैं वो इधर उधर फूड को करके मिक्स करेंगी। तो यहां पर मिक्सिंग ऑफ, यहां पर और क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ एसिडिक प्लस गैस्ट्रिक जूस, एसिडिक प्लस गैस्ट्रिक जूसेज बाय चर्निंग मूवमेंट्स। चर्निंग का मतलब क्या है, यहां पर चर्निंग का मतलब है मसलना, बाय चर्निंग घुमाना। तो चर्निंग मूवमेंट ऑफ मस्कुलरिस लेयर। और जब ऐसा होगा तो आप बताओ ये मिक्सिंग होने लगेगी, फूड का स्टोरेज 4 से 5 घंटे किया गया, फिर मिक्सिंग कर दी गई, और मिक्सिंग करने के बाद यहां पर क्या क्या मिक्स हो गया देखिए जरा, फूड है, फूड के साथ साथ एसिड है, और एसिड का मतलब है यहां पर एसिडिक, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूसेज है। और इसी के साथ जब गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिल गया बच्चों, तो आपको मालूम है यहां पर पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स भी मिल जाएंगी, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स भी मिल जाएंगी। और पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स में प्रोटीन्स और प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स ये सब आ जाएंगे। और जब ये सब आ जाएंगे तो आप कह सकते हैं, देखिए यहां पर क्या क्या बहुत अच्छा सा वर्ड आने वाला है, यहां पर जरा देखिए, एक तो फूड आया आपका और फूड के साथ एसिडिक और गैस्ट्रिक जूस आपने मिला दिया, तो इस फूड में प्रेजेंट प्रोटीन का सबसे तगड़ा डाइजेशन हो गया। और जब ये सब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो इन सबको हम लोग, देखिएगा इन सबको हम लोग एक साथ एक नाम देते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड द काइम। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, काइम, इसे नाम दिया जाएगा काइम। अब सवाल ये कि काइम एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ऑब्वियसली काइम एसिडिक होगा बेटा। और काइम की अगर बात करें तो पीएच क्या होगा, 1.8 होगा। दूसरा कहां बनेगा, ये फॉर्म इन स्टोमक, और इसका कंपोजिशन क्या होगा, यहां पर फूड, एसिडिक और गैस्ट्रिक जूस, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स, इन सब की क्या हो जाएगी, जबरदस्त मिक्सिंग। और अब आप देखिए चला क्या था, बोलस, बक्कल कैविटी में क्या बना था, बोलस, और बोलस से लगातार पहुंचता गया कहां, यहां ईसोफेगस, और फिर स्टमक में धीरे धीरे आता गया फूड, और वो फूड अब गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होके क्या बना लिया, काइम। तो ये ध्यान रखिएगा, फूड का स्टोरेज 4 से 5 घंटे तक होगा, इस दौरान मिक्सिंग विद गैस्ट्रिक जूस होगा, और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसका प्रोटीन का डाइजेशन पेट में सबसे ज्यादा अच्छा होता है, तो वहां पर प्रोटीन का डाइजेशन होगा। और ये फूड, एसिडिक, गैस्ट्रिक जूस और ये प्रोटीन पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड जो है, ये मिलके कहलाएंगे काइम। तो काइम क्या है, पेस्ट है। काइम क्या बन गया है, पेस्ट, मतलब जितना महीन आपने यहां पर छोटे छोटे पार्टिकल बनाए थे बोलस में, उससे भी महीन बिल्कुल पेस्ट बन गया है। और जब पेस्ट है तो वो कैसा है, सेमी सॉलिड। कैसा है, सेमी सॉलिड। यहां पर अगर बोला जाए तो ये सेमी सॉलिड, ये सेमी सॉलिड काइम होता है। ये पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता है, पूरा पेस्ट के फॉर्म में होता है काइम। तो काइम का कंपोजिशन आपको ध्यान रखना है। तो काइम बन गया। अब आप बताओ, स्टमक के बाद यही काइम आगे बढ़ेगा, और ये काइम आगे बढ़ के बच्चों
कहां पहुंचेगा बता सकते हैं भाई? ये काइम अब आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के पहुंचता है, याद करिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचना है तो ऑब्वियस सी बात है पाइलोरिक स्फिंक्टर से होके गुजरेगा। यहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर से होके गुजरेगा और जैसे ये गुजरेगा ये पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम। कहां पहुंच जाएगा? ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में जब पहुंचेगा तो ये कौन सा पार्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो आप देखिए जल्दी से, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू लगातार काइम पहुंच रहा है और अब आप देखेंगे कि इसी काइम के ऊपर, यहां पर इसी काइम के ऊपर काम करेगा। एक तो आएगा बीजे, फिर आएगा पीजे और फिर काम करेगा आईजे। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर बीजे, पीजे और आईजे तीनों काइम के ऊपर यहां एक्ट करेंगे और यहां पर कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। तो यहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कैसे होता है वो मैंने जस्ट अभी पहले बताया है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा एक बात कि डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन, डाइजेशन कंप्लीटेड इन, डाइजेशन कंप्लीटेड इन। पहला सवाल आता है कंप्लीट इन कहां पर होता है बता सकते हैं आप? हाँ, तो डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है कहां पर? ड्यूडेनम में। कहां पर? ड्यूडेनम में। और मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है ये भी बता दीजिए। सबसे ज्यादा डाइजेशन जो है वहां होगा जहां सबसे ज्यादा जूस होगा। बीजे, पीजे, आईजे सब कहां होता है? ड्यूडेनम में। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? ड्यूडेनम में। इसके अलावा अगर बोला जाए तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो कहां पर होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है जेजुनम और इलियम में। कहां पर? जेजुनम और इलियम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सवाल पूछा जाता है मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कंप्लीट इन, मतलब जितने बायोमाइक्रोमोलिक्यूल हैं, चाहे वो पॉलीसेकेराइड हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो या पॉलीपेप्टाइड हो, उन सबको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बात ये आई कि क्या यहीं तक है? क्या नहीं, यहां तक डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया लेकिन अभी भी रास्ता आगे चलना है। कैसे? यहां पर ये ड्यूडेनम के अंदर तो ये कंप्लीट हो गया भाई, ड्यूडेनम के अंदर ये हो गया डाइजेशन कंप्लीट। अब ड्यूडेनम के बाद जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसे आगे बढ़ाना है। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड, इसको मैं हटाऊंगा बेटा। डाइजेशन कंप्लीट इन ड्यूडेनम, मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जीजनम और इलियम। तो देखिए आगे का रास्ता देखिए भाई फटाफट तेजी से। आगे का रास्ता ये है बेटा कि यहां पर अब कंप्लीट डाइजेशन हो गया, अब आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो पार्ट आते हैं वो आता है एक तो सीकम, फिर आएगा कॉलॉन, सब आपको पता है, और कॉलॉन के बाद क्या आएगा? रेक्टम। क्या आएगा? रेक्टम। देखते जाइए फटाफट। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, तो लार्ज जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया है तो यहां पर कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, कोई डाइजेशन नहीं होगा। और वाटर का, सम मिनरल्स का और सर्टेन ड्रग्स का केवल एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहां पर बोलेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ, ध्यान रखिएगा ये सवाल पूछा गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सम मिनरल्स, वाटर, सम मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स, वाटर, सम मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। और खास बात, अब यहां से अनडाइजेस्टेड जो कंप्लीट डाइजेशन हो गया तो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड पास थ्रू इलियोसिकल वॉल्व, पास टू इलियोसिकल वॉल्व। और इलियोसिकल वॉल्व का काम जस्ट अभी मैंने बताया है, प्रिवेंट बैकफ्लो, प्रिवेंट बैकफ्लो। बैकफ्लो को क्या करेगा? रोकेगा। प्रिवेंट बैकफ्लो।
और फिर सीकम में आएगा, और सीकम में आपको पता है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोटिक होते हैं वो यहां पर रहते हैं, जो थोड़ा बहुत डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, लेकिन मेनली वो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, और हम लोगों में सेलुलोज का कंटेंट न के बराबर नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वो सेलुलोज का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो बच्चों यहां पर सीकम याद है आपको, एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी सीकम से अराइज होता था, फिंगर लाइक ट्यूब्यूलर प्रोजेक्शन होता था, नाम क्या था बताइए जल्दी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आइए जल्दी, अब ये अनडाइजेस्टेड फूड और अनअब्सॉर्ब्ड फूड यहां पर पास हो गया इलियोसिकल वाल्व से, और वो आ गया अब सीकम में, और सीकम के बाद कॉलन में, और कॉलन के बाद रेक्टम में, और रेक्टम में टेम्परेरी स्टोरेज होता है, टेम्परेरी स्टोरेज, यहां पर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसेज, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसेज, और टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसेज या फीकल मैटर होगा, और रेक्टम से फिर एनस या एनल ओपनिंग के थ्रू ये आउटसाइड द बॉडी, और आउटसाइड द बॉडी को हम लोग बोलते हैं डेफिकेशन। क्या बोलेंगे? डेफिकेशन। इजेक्शन ऑफ द फीकल मैटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द डेफिकेशन। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर बेटा, ये जो जैसे ही इलियोसिकल वाल्व के थ्रू सीकम में पास आउट हुआ, इस दौरान अब लार्ज इंटेस्टाइन में पूरे के पूरे मटेरियल को जो अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब है उसको एडहेयर और लुब्रिकेट किया जाएगा, और उसे फीकल मैटर में तैयार कर दिया जाता है, उसका एडहेरिंग कर दिया जाता है म्यूकस के थ्रू। तो यहां पर म्यूकस के साथ मिला दिया जाएगा प्लस म्यूकस। अगर म्यूकस मिल गया तो आप बताओ इजी पैसेज हो जाएगा या नहीं? अगर म्यूकस को मिला दिया तो यहां पर इजी पैसेज हो जाता है। मतलब सबसे सिंपल बात ये कि कंप्लीट डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फूड के जो पार्टिकल होते हैं उनको म्यूकस के साथ मिक्स करके आपस में एडहेयर और लुब्रिकेट कर दिया जाता है, ताकि वो आगे आसानी से इजी पैसेज हो सके। और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है, मिनरल है और सर्टेन ड्रग्स हैं उनको एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, फिर रेक्टम में भेज दिया जाता है जहां टेम्परेरी स्टोरेज होता है, और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू उसे आउटसाइड द बॉडी। तो यहां पर बोल सकते हैं, आप देखिए फटाफट इसे आप नोट कर लीजिए, ये सारी चीजें आपको सीक्वेंस वाइज पता होनी चाहिए बेटा, देख लीजिए एक बार फटाफट। तो ध्यान रखें यहां पर डेफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इजेशन ऑफ फीकल मैटर, इजेशन ऑफ फीकल मैटर आउटसाइड। यहां पर बोलेंगे इजेशन ऑफ फीकल मैटर आउटसाइड, इजेशन ऑफ फीकल मैटर आउटसाइड थ्रू एनाल ओपनिंग, थ्रू एनाल ओपनिंग। इसका इजेशन का मतलब है रिमूवल, इजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ फीकल मैटर आउटसाइड द बॉडी थ्रू एनाल ओपनिंग इज कॉल्ड डेफिकेशन। अच्छा, डेफिकेशन के बारे में 2-3 पॉइंट बेटा। डेफिकेशन इज वॉलंटरी प्रोसेस, यहां पर ये वॉलंटरी प्रोसेस है क्योंकि स्फिंक्टर रेगुलेटेड है। दूसरा न्यूरल रिफ्लेक्स है, क्या है? न्यूरल रिफ्लेक्स, यहां पर आएगा न्यूरल रिफ्लेक्स। और खास बात कि ये मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब रेक्टम से एनस और एनाल ओपनिंग के थ्रू यहां पर आउटसाइड द बॉडी जब जाएगा तो बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये जरूर तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, वॉलंटरी प्रोसेस है, न्यूरल रिफ्लेक्स है, बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहां पर इसके थ्रू ये डेफिकेशन होता है। अच्छा, जो यहां पर अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड है बेटा, उसको लगातार सॉलिडिफाइड किया जाता है, वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और सॉलिडिफाइड होने के बाद
वहां टेम्परेरी स्टोरेज जब रेक्टम में होता है तो एक न्यूरल रिफ्लेक्स यहां पर इनिशिएट होता है जो अर्ज फॉर रिमूवल ऑफ फीकल मैटर के लिए होता है, और इस रिफ्लेक्स के थ्रू ही डेफिकेशन वॉलंटरली प्रोसीड किया जाता है। तो डेफिकेशन के बारे में क्या, वॉलंटरी प्रोसेस, न्यूरल रिफ्लेक्स बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और एनाल ओपनिंग के थ्रू फीकल मैटर को इजेशन या रिमूवल करना आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द डेफिकेशन। और इस दौरान हम लोग वाटर को उसमें से एब्जॉर्ब करके लगातार उसे सॉलिडिफाइड करते हैं, और जिससे सॉलिडिफाइड के बाद जब वो स्टोरेज होता है तो उस दौरान एक न्यूरल रिफ्लेक्स अर्ज फॉर रिमूवल या डिजायर यहां पर आती है, जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ फीकल मैटर हो पाता है। तो ये है मामला किसका, डेफिकेशन का। तो आप देखिए डाइजेशन, काइम, और किस तरीके से डाइजेशन के स्टेप हैं, और कहां पर बोलस है, कहां पर ये काइम है, काइम का पीएच वगैरह क्या है, और किस तरीके से हम लोगों ने आगे डेफिकेशन थ्रू द एनाल ओपनिंग, मतलब इट इज द कंप्लीट डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब एब्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है बच्चों, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। सबसे पहले एक्टिव की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि यहां पर अलोंग द ग्रेडियंट या अगेंस्ट ग्रेडियंट, तो आप कहेंगे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सबसे पहला पॉइंट यही है। और जब पैसिव की बात आएगी तो आप कहेंगे अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ओके, नेक्स्ट बताइएगा, यहां पर अगर बात किया जाए तो हमेशा लो टू हाई ही जाएगा, और यहां पर अगर बात किया जाए बच्चों तो ये हाई टू लो ही हमेशा पैसिव जाएगा। अगर बात करें यहां पर तो यहां पर एटीपी का यूज होगा, एटीपी का यूज होगा, यहां पर नो एटीपी या एनर्जी यूज, नो एटीपी यूज्ड, कोई भी एटीपी का खर्चा नहीं होगा। अब बात अगर करें तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में अगर देखा जाए बच्चों तो सबसे पहले मैक्सिमम मोनोसैकेराइड्स जितने भी हैं, मैक्सिमम मोनोसैकेराइड्स, और मोनोसैकेराइड्स में अगर बोला जाए तो जो मोनोमर हैं वो ग्लूकोज भी होगा, और ग्लूकोज के साथ साथ एमिनो एसिड्स हो गए, तो मोस्टली और मैक्सिमम जो है वो यहां पर ग्लूकोज और एमिनो एसिड। ओके, नेक्स्ट अगर पूछा जाए तो जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत क्लियर कट एग्जांपल ध्यान रखिएगा, लाइक Na+, लाइक Na+, तो ये दो एग्जांपल ध्यान रखना है आपको, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1, मतलब मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, एमिनो एसिड, मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट लाइक Na+, ये सब एक्टिवली खींच लिए जाते हैं। मतलब क्यों, ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि आप जानते हैं ये सब एसेंशियल और यूजफुल हैं, और ये हम कभी भी फीकल मैटर का पार्ट नहीं बनाना चाहेंगे, इस वजह से मैक्सिमम इसे हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर आए यहां पर पैसिव के बारे में बात करें बेटा, तो पैसिव में अगर बात की जाए तो सबसे पहला एक आता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, मतलब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट भी पैसिव का ही यहां पर टाइप है, जहां पर हमेशा हाई टू लो होगा, कोई एनर्जी का यूज नहीं होगा, और एग्जांपल आएगा वाटर, वाटर हमेशा एब्जॉर्ब होता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू, याद रखना है। नेक्स्ट जो आता है वो आएगा सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन, याद रखेंगे बाय सिंपल डिफ्यूजन, एक तो ये आता है, और इसी के साथ एक और आप जानते होंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दोनों का एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान से सुन लें भाई। वाटर, यहां पर ज्यादातर जो मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और जो इलेक्ट्रोलाइट Na+ सब जो है एक्टिवली जाएंगे, और यहां ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू जो पैसिव है वो वाटर जाएगा। यहां पर सम मोनोसैकेराइड, सम मोनोसैकेराइड मतलब थोड़ा बहुत ग्लूकोज, मतलब थोड़ा बहुत ग्लूकोज और थोड़ा बहुत एमिनो एसिड आ जाएगा भाई, थोड़ा बहुत ग्लूकोज और थोड़ा बहुत एमिनो एसिड। लेकिन यहां पर जो आएगा बच्चों वो आएगा सम इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में इस बार Cl-,
तो याद रखिएगा यहां दो एग्जांपल हैं, एक तो मैक्सिमम जो होंगे वो तो एक्टिवली जाएंगे और जो सम मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एमिनो एसिड या इलेक्ट्रोलाइट होंगे बच्चों वो हमेशा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं, मतलब थोड़े बहुत चले जाते हैं तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। नेक्स्ट आइए यहां पर अगर बात करें बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो आप जानते हैं फैसिलिटी जरूरी है और फैसिलिटी दी जाती है फ्रक्टोज और सम एमिनो एसिड Na+ लाइक कैरियर के थ्रू यहां पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। तो हम कहेंगे यहां पर फ्रक्टोज एंड सम एमिनो एसिड, फ्रक्टोज एंड सम एमिनो एसिड्स बाय with carrier like Na+। याद रखिएगा कैरियर कौन होगा बेटा, Na+, जाने वाला फ्रक्टोज और सम एमिनो एसिड। तो ये एग्जांपल हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हम लोग बेसिकली अब्जॉर्प्शन जो है वो बात करने जा रहे हैं बेटा बेसिकली फैट का। किसका? फैट का। तो आइए देखते हैं, बड़ा टिपिकल सा होता है, इसको आप गौर से सुनिएगा एक बात अच्छे से। तो हमने ये कहा कि भाई देखिए सबसे पहले अगर बोला जाए तो यहां पर फैट्स आ गया और फैट को आपने डाइजेशन कर दिया और डाइजेशन करने के बाद फैटी एसिड्स बना दिया और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स बना दिया। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स जो हैं ये दोनों इनसॉल्युबल हैं और डू नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द ब्लड। तो यहां पर हम कहेंगे कि एक तो ये क्या है, इनसॉल्युबल है, तो आप इन्हें ले नहीं जा सकते हैं, इनसॉल्युबल। और दूसरा डू नॉट डायरेक्टली अब्जॉर्ब इन ब्लड, ये जा नहीं सकते। तो इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स को बच्चों हम तोड़ते हैं, यहां पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स को हम तोड़ते हैं छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। देखिए फटाफट, फैटी एसिड और हम जो है इसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं। तो गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। और स्मॉल ड्रॉपलेट्स जब बनाएंगे तो उन्हें नाम देंगे बच्चों मिसल्स। क्या बोलेंगे? मिसल्स। और मिसल्स जब बोला गया तो अब हम क्या करेंगे, मिसल्स तो बन गई भाई, अब इनका मिसल्स को क्या हम डायरेक्टली भेज सकते हैं क्या? नहीं, मिसल्स को हम लोग डायरेक्टली इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में तो भेज सकते हैं और वहां पर दोबारा हम क्या कराएंगे, प्रोटीन की कोटिंग। क्या कराएंगे? प्रोटीन की कोटिंग। तो इसे हम मिसल्स को मूव इनटू कहां करा देंगे, मिसल्स। देखो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल है और डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो इसे हमने तोड़ दिया छोटे छोटे मिसल्स में और मूव इनटू, अब हम इसे पास करा दिए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, पहुंच गया। और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पहुंचने के बाद अभी ये ब्लड में नहीं गया, ब्लड में जा भी नहीं पाएगा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पहुंचने के बाद बच्चों इसे हम लोग रीफॉर्म्ड इनटू एक नया वर्ड आपके लिए आ रहा है, काइलोमाइक्रॉन्स। क्या बोलेंगे? काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स का मतलब है प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे? देखिए फटाफट, यहां पर काइलोमाइक्रॉन्स होंगे और काइलोमाइक्रॉन देखो काइम अलग है और यहां पर काइलोमाइक्रॉन्स अलग है। काइलोमाइक्रॉन्स केवल इतना कि जैसे मान लीजिए ये फैट का ग्लोब्यूल था तो इसके किनारे किनारे हमने क्या लगा दिया, प्रोटीन। तो आप बताओ प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स को हम लोग बोलेंगे काइलोमाइक्रॉन। और इस काइलोमाइक्रॉन को हम लोग भेज देते हैं लैक्टियल। और लैक्टियल जो है
एक लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल, क्या है? लिम्फ वेसल ऑफ विलाई, लिम्फ वेसल ऑफ विलाई। और लैक्टियल में जब जाएगा, ये लिम्फ वेसल है, और जब लैक्टियल में जाएगा तो लैक्टियल के थ्रू ये ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू ये टिश्यू में चला जाता है और यहां पर ये इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहां पर ये काइलोमाइक्रोन ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल, ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल, ये ब्लड वेसल में नहीं जाता बल्कि लिम्फ वेसल में जाता है। तो ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल लैक्टियल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी फैट का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होता बल्कि हमेशा लिम्फ वेसल लैक्टियल के थ्रू ही हमेशा ब्लड तक पहुंचाया जाता है। तो आप देखिए बच्चों, यहां पर एब्जॉर्प्शन एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, एग्जाम्पल उसका है। और यहां पर हम लोगों ने देखा है फैट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं, फूड के थ्रू सबसे पहले अगर ब्लड में आ रहा है दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। तो इट्स ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन फॉर एक्टिव, पैसिव और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फैट का एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट इसलिए फैट का डाइजेशन होगा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। यहां पर आप लिख भी सकते हैं कि फैट से आप फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब लाए हैं तो यहां पर डाइजेशन हुआ है और डाइजेशन के बाद अब एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमने इसको मिसल्स में बनाया, मिसल्स के बाद इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में भेजा, फिर रिफॉर्म करके काइलोमाइक्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट है काइलोमाइक्रोन, ये बहुत बार पूछा गया है, और फिर इसे एक लिम्फ वेसल लैक्टियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, ब्लड वेसल नहीं, लिम्फ वेसल लैक्टियल में भेज दिया जाता है। तो ये है मामला एब्जॉर्प्शन का। लेकिन अब सवाल ये कि आखिरकार जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां पर किसका होता है? भाई अलग अलग पार्ट हैं और अलग अलग पार्ट में कहां पर किसका होता है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। आइए देखें, सबसे पहले अगर पूछा जाए बेटा इन माउथ, और माउथ में अगर पूछा जाए केवल सर्टेन ड्रग्स, माउथ में सर्टेन ड्रग्स का केवल एब्जॉर्प्शन होता है। अब मैं अगर सर्टेन ड्रग्स का नाम बोलूं तो मैं बोल सकता हूं तंबाकू आएगा भाई, तंबाकू, या फिर चैनी खैनी, आप जानते ही हैं, बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस है। तो सर्टेन ड्रग्स अब्सॉर्ब बाय म्यूकोसा ऑफ माउथ, माउथ की म्यूकोसा से, एंड लोअर लाइनिंग ऑफ या लाइनिंग ऑफ द म्यूकोसल लाइनिंग, म्यूकोसल लाइनिंग बिलो टंग, मतलब टंग के नीचे वाला जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो। लेकिन केवल किसको एब्जॉर्ब करेगा? सर्टेन ड्रग्स को। ये बहुत फेमस है तो इसे आप जानते भी हैं, तंबाकू जैसे एग्जांपल के तौर पे। नेक्स्ट आइए दूसरा पॉइंट, पहला तो हो गया माउथ, दूसरे नंबर पे आता है बेटा स्टोमक। जल्दी से देख लीजिए, स्टोमक में ज्यादा कुछ नहीं है। स्टोमक में एक तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और साथ जो है एल्कोहल का, वाटर का, एल्कोहल का। तो याद रखिएगा यहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होगा और साथ में सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन। कोई यहां पर दारू, पानी, दारू और थोड़ा बहुत सिंपल शुगर, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट आइए थर्ड पॉइंट पे अगर आए बेटा, तो यहां पर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत गौर से सुनिएगा, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम में यहां पर मैक्सिमम डाइजेशन होता है, नो रीएब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम डाइजेशन ओनली, और यहां पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जबकि अगर बोला जाए इन जेजनम एंड इलियम, इन जेजनम और इलियम,
यहां पर अगर बोला जाए तो इसे क्या बोलेंगे, जेजनम और इलियम में मोस्ट ऑफ द, ज्यादातर, मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रिंसिपल, यहां पर प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन इसे बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखिएगा ड्यूडेनम में नहीं होगा एब्जॉर्प्शन, जेजनम और इलियम में मैक्सिमम होगा बेटा। और किस चीज का होगा, जैसे फैटी एसिड का, और किसका होगा, ग्लिसरॉल का, और किसका होगा, एमिनो एसिड का, और किसका होगा, ग्लूकोज का, और किसका, सिंपल शुगर, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का। तो इन सब का क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आइए बच्चों, यहां पर चौथे नंबर पे जो आएगा, लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है इन लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर कोई डाइजेशन नहीं होता है, यहां पर अनडाइजेस्टेड फूड होता है, और यहां सबसे ज्यादा वाटर, सम मिनरल और सर्टेन ड्रग, याद रखिएगा वाटर, सम मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स, वाटर, सम मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर है, लाइन बाय लाइन आपको चीजें पता चलेंगी। ये है डाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के बारे में। तो एक बार अगर आपको नोट करना है तो एज इट इज आप सीक्वेंस ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। कौन कौन सी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो डाइजेस्टिव रिलेटेड हैं, उन्हें भी फटाफट देख लेते हैं और डाइजेशन इसी के साथ खत्म हो जाएगा। जल्दी देखें, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, जल्दी से आप सुनेंगे, फटाफट चीजें आपको आ जाएंगी। पहला, सबसे पहला आता है बेटा जॉन्डिस। सबसे पहला जो आएगा वो आएगा जॉन्डिस। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है वोमिटिंग। और तीसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा डायरिया, डायरिया। और चौथे नंबर पे जो आएगा वो आएगा कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन के बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक आता है इनडाइजेशन। क्या आएगा, इनडाइजेशन। और इनडाइजेशन के बाद जो लास्ट आएगा वो आएगा आईटीआई। और आईटीआई का मतलब होता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फ्लामेशन। ये 6 डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हैं। फटाफट आप देखिए, जॉन्डिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है ये पूछा जाता है, तो लीवर इज अफेक्टेड। यहां पर लीवर इज अफेक्टेड, कौन अफेक्ट हो जाता है, लीवर। और दूसरा स्किन और आईज, मतलब आंखें और स्किन, इसका जो कलर है टर्न एलो कलर, टर्न एलो कलर। और एलो कलर आप जानते हैं बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन से ही होता होगा। तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स के डिपोजिशन से ऐसा होता है। नेक्स्ट आइए, लीवर अफेक्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे। वोमिटिंग की अगर बात करें तो सबसे पहला वोमिटिंग का मतलब क्या होता है, तो यहां पर बोलेंगे इजेक्शन या इजेशन, यहां पर बोलेंगे इजेशन ऑफ स्टोमक कंटेंट, मतलब पेट में भरा हुआ जो कुछ भी है, उल्टी करना बोलते हैं वोमिटिंग का मतलब। इजेशन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू माउथ, थ्रू माउथ इज कॉल्ड वोमिटिंग। दूसरा, यहां पर रिफ्लेक्स
is controlled by omit center. Reflex is controlled by omit center, जो होता है कहां पर? मेडुला में। यह सवाल पूछा गया कहां पर होता है? मेडुला में। और अगर थोड़ा सा जीभ मचलाने लगे तो वॉमिटिंग हो सकती है। ए फीलिंग ऑफ नॉजिया, अ फीलिंग ऑफ नॉजिया, जीभ मिचलाना, ए फीलिंग ऑफ नॉजिया लीड्स वॉमिटिंग, ए फीलिंग ऑफ नॉजिया लीड्स वॉमिटिंग। नेक्स्ट आइएगा, अगला है डायरिया। डायरिया में क्या होता है कि सबसे पहला काम होता है फूड एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है? कम हो जाता है। लिक्विडिटी या फीकल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ये दो काम तो आप ध्यान रखिएगा बेटा। और दूसरा यहां पर अगर बोला जाए तो सबसे एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट, यहां पर बोला जाएगा सबसे पहला डिक्रीज फूड एब्जॉर्प्शन। फूड का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फूड एब्जॉर्प्शन जब कम होगा तो इंक्रीज लिक्विडिटी, इंक्रीज दस्त लगना, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज। फीकल डिस्चार्ज की लिक्विडिटी मतलब वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है एबनॉर्मल पेट में गुड़गुड़ाहट रहेगी तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट, मतलब पेट में लगातार गुड़गुड़ाहट रहेगी। दैट इज कॉल्ड डायरिया। तो 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, फूड एब्जॉर्प्शन घटेगा, लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज बढ़ेगी और एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट। कॉन्स्टिपेशन की अगर बात करें बच्चों तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर यहां पर 2 चीजें आएंगी। सबसे पहला अगर पूछा जाए तो फीसेस आर रिटेन्ड इन द रेक्टम। फीसेस आर रिटेन्ड, यहां पर बोला जाएगा फीसेस रिटेन्ड इन रेक्टम। फीसेस जो है वो रेक्टम में रहेगा और रिटेन करेगा। और यहां पर कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे इरेगुलर बॉवेल मूवमेंट्स नजर आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे। यहां पर इरेगुलर, ध्यान रखना यहां पर एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट है बेटा, और यहां पर इरेगुलर बॉवेल मूवमेंट्स, इरेगुलर बॉवेल मूवमेंट्स बोला जाएगा। नेक्स्ट आइए, इनडाइजेशन और आईटीआई, इसे क्या बोलेंगे? आईटीआई। सबसे पहले आईटीआई बता देते हैं बेटा। आईटीआई के बारे में ये बोला गया है कि ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होता है? बता सकते हैं भाई? ड्यू टू बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और नेक्स्ट एक बात और कि ये हो सकता है किससे हो जाए? यहां पर इन्फेक्शन, और किससे हो सकता है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट से, ड्यू टू इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ड्यू टू इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। और इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स की अगर बात की जाए तो कौन कौन आएगा? जल्दी बता दो भाई। बहुत सारे आएंगे यहां पर। राउंड वर्म भी आ सकता है, हुक आ सकता है, पिन आ सकता है, टेप आ सकता है, और राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, टेप वर्म, थ्रेड वर्म तक भी आ सकता है। तो आप बताओ ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है भाई, तो ये आईटीआई हो जाएगा। अगला, इंडाइजेशन बहुत कॉमन है, आप जानते भी होंगे। इंडाइजेशन का मतलब है अपच, और यहां पर ये आएगा सबसे पहले इंडाइजेशन के कारण हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो, पहली चीज। दूसरा
हो सकता है एंजाइटी हो, एंजाइटी की वजह से, हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो सकता है एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, मतलब किसी चीज को लेके स्ट्रेस हो, या फिर बहुत ज्यादा खाना ओवर, गले तक बिल्कुल भर लिया अगर तो ओवर ईटिंग हो, या फिर इनएडेक्वेट एंजाइम सेक्रेशन, इनएडेक्वेट एंजाइम सेक्रीशन, इनएडेक्वेट एंजाइम सेक्रीशन। और दूसरा अगर पूछा जाए, दो चीजें और हैं बेटा, एक तो बहुत स्पाइसी फूड अगर खा ले, एक तो एंजाइटी फूड पॉइजनिंग, और या तो बहुत मसालेदार फूड अगर खा ले तो इसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाएगा और हमेशा पेट भरा भरा सा लगेगा, तो फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस, यहां पर ए फीलिंग ऑफ फुलनेस, एक तो ये आएगा, और फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड। तो इन सब कारणों से इनडाइजेशन, जॉन्डिस, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, आईटीआई, तो ये जो है बेसिक आपके याद करने वाले पोर्शन है, तो इन्हें डायरेक्टली ध्यान रखिएगा बेटा, नीट के अंदर सवाल आते रहते हैं इनसे। तो ये है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। एक और है डाइजेशन इन जीआईटी करके एक हेडिंग दी गई है बेटा, तो उसको उससे रिलेटेड 2 पॉइंट सुन लीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा डाइजेशन का। डाइजेशन इन जीआईटी, और जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब स्टोमक और इंटेस्टाइन। अब इसमें क्या है कि ये डाइजेशन 2 तरीके से चलता है, एक तो चलता है बच्चों न्यूरल और दूसरा चलता है हार्मोनल। सबसे पहले अगर न्यूरल की बात करें तो यहां पर न्यूरल रिफ्लेक्स के थ्रू यहां पर सलाइवा का सेक्रीशन, गैस्ट्रिक सेक्रीशन यहां पर इंक्रीज, गैस्ट्रिक सेक्रीशन, या फिर इंक्रीज इंटेस्टाइनल सेक्रीशन, या फिर इंक्रीज पेरिस्टालसिस, ये सब काम न्यूरल रिफ्लेक्स द्वारा होते हैं। और जो कि यहां पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और यहां पर बाय सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? सीएनएस का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि न्यूरल रिफ्लेक्स कंट्रोल करेगा, और यहां पर हार्मोनल, और हार्मोनल की अगर बात करें तो अगर आपको खाना दिख गया मतलब साइट, या फिर अगर खाने की स्मेल आ गई मतलब साइट हो, स्मेल हो, या फिर प्रेजेंस ऑफ फूड इन बकल कैविटी, या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ फूड इन बकल कैविटी, अगर ऐसा हुआ तो अगर आप खाना देख रहे हैं, अगर खाने की स्मेल आ रही है, या फिर आप खाना खाने वाले हैं, जस्ट आपके सामने रखा हुआ है, तो इन सब सिचुएशन में बेसिकली सलाइवा का सेक्रीशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंक्रीज डाइजेस्टिव जूस का सेक्रीशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यहां पर लोकल हार्मोन्स भी इन्हें रेगुलेट करते हैं। तो ये सब का सब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और साथ में जीआईटी के बारे में मैंने आपको बताया। ये रहा बेटा आपका पूरा डाइजेशन। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड कवर है। नीट 2021 का एक सवाल आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। टोटल अगर बात की जाए तो 4 लेक्चर में डाइजेशन को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। आज का लेक्चर आपको तब अच्छा समझ आएगा जब इसके पीछे के 3 लेक्चर आपको क्लियर होंगे। एटलीस्ट जस्ट प्रीवियस तो होना ही चाहिए। तो इसका नोट्स बनाइए। इसको नोट्स बनाते टाइम अपने दिमाग में चीजों को लर्न करिए और याद करिए, ताकि एनसीईआरटी आपको दोबारा ना पढ़नी पड़े। आपका एक लफ्ज आपका एनसीईआरटी से छूटा नहीं है। मैंने A to Z आपको कवर कराया है, रटने की जरूरत नहीं है। एक बार समझ लीजिए पाथ ऑफ फूड, डाइजेस्टिव जूसेज, उसके कंपोनेंट और डाइजेशन में कैसे रोल है, तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कुछ चीजें बिल्कुल रटने वाली हैं, याद करने वाली, इनको आपको रट जाना है।
है तो एक बार आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, केवल फिगर आप देख के जाइएगा, मतलब कुछ भी A to Z आपका कवर करा दिया गया है। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बच्चों।